हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वास्तव में ऊंची तो सिर्फ उसकी परछाई है। कि नौकरियां सिर्फ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं। अगर सच में आपके जीवन में कुछ सपने हैं तो वो नौकरी से तो पूरे नहीं होंगे, वो नौकरी देने से जरूर पूरे होंगे। पिताजी को ऐसा लगा कि कुछ खतरनाक लड़का है और उनको जो गांव वाले जो मेरे रिश्तेदार थे, और मरूला के स्टेडियम के 6-7 चक्कर में मारता था रोज। हाँ, वो सुबह में दौड़ना। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया इनके बारे में, और निश्चित तौर पर ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और हम लोगों के बीच इनका आना और इनका समय देना ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तो एक छोटा सा परिचय मैं अपने से देकर शुरुआत करता हूं। मेरा नाम राकेश शांडिल्य है और आज इस टॉक शो में हम जानना चाहेंगे इनसे कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बिहार टॉक शो में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं हुए, और स्पीकर बनने की जो शुरुआत थी इसकी इच्छा आपके मन में पहली बार कब जागृत हुई? थैंक यू सो मच राकेश जी, और थैंक यू सो मच। इट्स माई प्लेजर बीइंग ओवर हियर। मैं यहाँ पे आज आपके साथ बैठ के और इस मंच पे बात कर रहा हूँ। मुझे सच में ये मेरा सौभाग्य है। बेसिकली मैं गोपालगंज जिले से हूँ। बिहार का एक जिला गोपालगंज आप जान रहे होंगे, वहीं से मैं हूँ। मेरा जन्म गोवा में हुआ था और तब मेरे पिताजी वहाँ पे आर्मी में पोस्टेड थे। तो गोवा से गोपालगंज की जर्नी है मेरी। फिर गोपालगंज से मैं पटना आया। आपने पूछा कि कैसे मैंने स्पीकिंग करियर शुरू किया और कैसे मैंने ये यात्रा शुरू की। तो जब मैं पटना के अंदर आया राकेश जी, तो उस समय मैं 8वीं पास करके आया था यहाँ पे। अच्छा। और अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहूंगा एक बार आप सब जबरदस्त ताली अपने लिए बजा लीजिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। हाँ, इस इवेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक्चुअली आपको याद होगा कि बिहार बोर्ड में तब 6ठी क्लास में अंग्रेजी शुरू होती थी जी। और जब 6ठी क्लास में अंग्रेजी शुरू होती थी तो अंग्रेजी की घंटी सबसे अंत में होती थी, क्योंकि सबको पता था कि कोई पढ़ने वाला नहीं है। टीचर जानते थे कोई पढ़ेगा नहीं, और बच्चे पहले से तैयार थे कि औकात है तो बढ़ा के दिखाओ, सब भाग जाते थे। गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता होगा कि ऐसा ही होता था। और हम क्यों नहीं पढ़ते थे? देखिए, बहुत सारे लोग, आज मैं हिंदुस्तान में और विदेशों में भी कई जगहों पे जाता हूं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिहारियों की अंग्रेजी खराब होती है। मुझे लगता है खराब क्यों होती है ये समझना जरूरी है। क्योंकि आज भी बिहार में 10th बोर्ड में इंग्लिश एक कंपल्सरी विषय नहीं है। बिल्कुल। यानी आप इंग्लिश में कितना भी नंबर लेके आए, वो नंबर ऐड ही नहीं होगा। अच्छा, जिस विषय का नंबर ना ऐड हो, बच्चा उस विषय में मेहनत क्यों करे? और आज 2024 में हम लोग बैठे हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और आज भी ये दुर्भाग्य है बिहार का, और चूंकि इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता इस बात को कहने का और रखने का, कि आज भी बिहार में 10वीं का जो एग्जाम होता है, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है मैट्रिक का, उसमें इंग्लिश एक कंपल्सरी विषय नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आगे जब पहुंचे और भी लोगों तक, तो इस बात पे ध्यान दिया जाए और इसे कंपल्सरी कर दिया जाए। तो 8वीं में एक बार बोर्ड एग्जाम हो गया था, और 8वीं की बोर्ड एग्जाम में मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया। तो जब मैंने टॉप किया तो मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि कुछ खतरनाक लड़का है और उनको जो गांव वाले जो मेरे रिश्तेदार थे, उन लोगों ने काफी मोटिवेट किया कि ऐसा लड़का तो पूरे गांव में नहीं आया, ऐसा लड़का तो पूरे खानदान में नहीं आया, तो आप कंजूसी छोड़िए और पटना लेके जाइए। अच्छा। और जब मैं पटना आया तो मेरे पिताजी मुझे सीबीएसई स्कूल में लेके चले गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब आप बोरा छाप स्कूल पे पढ़े हैं और आप सीधे इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ जाते हैं पटना के अंदर, तो डेफिनेटली ये कोप अप करना काफी मुश्किल था। और जो मुझे परेशानियां हुई 9th क्लास में सीबीएसई में, उन परेशानियों के चलते मुझे गिव अप करना पड़ा और मुझे 9th क्लास छोड़नी पड़ी, सीबीएसई छोड़ना पड़ा। और फिर से मैं अपनी औकात में आया, बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम। फिर मैंने मैट्रिकुलेशन की, देन आई पास माय इंटरमीडिएट, and after passing my intermediate I started learning English. He is a boy, she is a girl, that is a fan, that is a table, right? 9th class? हाँ, नहीं, इंटरमीडिएट पास करने के बाद। और जब मैंने बहुत बेसिक से अंग्रेजी सीखनी शुरू की, तो it took me 9 months, मुझे 8 से 9 महीने लगे, और then I started teaching English in पटना। तो पटना के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, वहां पे मैंने 17 साल की उम्र से अंग्रेजी पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था, जब मैं पार्ट 1 में था। और वहीं से एक जर्नी शुरू हुई जो मुझे स्पीकिंग की तरफ लेके गई। दैट वाज द इनिशियल पॉइंट। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की बात बताई, और जो एक बहुत ही अहम मुद्दा आपने उठाया, खास करके बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के भविष्य के लिए ये बेहद ज़रूरी है
जो आपने बात रखी कि अभी भी ये कंपल्सरी नहीं है, जिसे करना आवश्यक है कि अब आपकी बातों से, आपके शब्दों से लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं और हो रहे हैं, न जाने कितने वीडियोस आपके वायरल भी हो चुके हैं, रील्स वायरल हैं। ये बताइए कि आने वाले समय में, जैसे कि बिहार की अगर हम बात करें, तो लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी ही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे रोजगार हो सकता है। ये एक हर घर की कहानी है, चाहे वो घर बहुत गरीब हो, चाहे वो घर लगभग बहुत अमीर हो, लेकिन ये थॉट है कि हमें कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी होगी तभी हम मतलब बेहतर करियर चुन पाएंगे। तो उसमें आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही? कैसे आपने जब स्पीकिंग में आए तो क्या ताने सुनने को मिले? क्योंकि आपके भी घर में कहीं ना कहीं पिताजी जब सरकारी नौकरी में थे तो उनकी इच्छा होगी कि आप सरकारी नौकरी की तरफ रुख करें। तो आपकी इस जर्नी में क्या रुकावटें आई, और फिर जब आप एक स्पीकर के तौर पे आए और एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, जैसे एयरफोर्स सब लोग जानते हैं, नेवी सब लोग जानते हैं, यूपीएससी सब लोग जानते हैं, तो इसमें क्या रुकावटें पैदा हुई, क्या दिक्कतें हुई और उसका आपने कैसे उसका सामना किया? सबसे पहले तो आपके सवाल पे आएंगे सरकारी नौकरी को लेके, और डेफिनेटली बिहार के अंदर या फिर आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश और भी जहां भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वहां पे नौकरी और खासकर सरकारी नौकरी एक सपना होता है, इसलिए क्योंकि वहां एक सिक्योरिटी है और मिडिल क्लास में सुरक्षा का भाव ज्यादा है। हम रिस्क लेने से बचते हैं और हम सुरक्षित चीजों की तरफ जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जब मैं पटना के अंदर आया तो मैंने इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और मैं आपको बताऊं, यही आपको मोरूला स्टेडियम है और मोरूला के स्टेडियम के 6-7 चक्कर में मारता था रोज। हाँ, वो सुबह में दौड़ना। मैं गया भी 2 बार, मेरा इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, बट आई थिंक दैट आई वाज फॉर्चुनेट एनफ दैट आई डिड नॉट सेलेक्ट द इंडियन एयरफोर्स। मैंने फाइनली उसको सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसी समय ग्रेजुएशन में मेरी एडमिशन हो गई थी फंक्शनल इंग्लिश से ही बीएन कॉलेज बगल में, और मेरे को चुनना था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है या ग्रेजुएशन करना है। और मैं भोपाल से दौड़ के आ रहा था सर। भोपाल में मेरा एग्जामिनेशन था इंडियन एयरफोर्स का और मैंने तैयारी नहीं की थी दौड़ की, लेकिन मुझे वहां पे दौड़ में एक्स्ट्रा नंबर मिले। वो होते थे 5-6 नंबर, अगर आप कुछ लिमिटेड टाइम में आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा नंबर मिलता था। तो मैं काफी तेजी में दौड़ गया, मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिले और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन ट्रेन में आते आते मेरे जो पैर थे ना वो काम नहीं कर रहे थे नेक्स्ट डे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पैसा कमाने के लिए इतना दौड़ना होगा, लाइक इतना सफरिंग, पेन। और उस समय मैच्योर नहीं थे हम लोग, राइट। और वहां से फिर मुझे, जब मैं उतरा यहाँ पटना के अंदर ट्रेन से, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं इंडियन फोर्स में नहीं जाऊंगा और मैं ग्रेजुएशन करूंगा। एंड आई वेंट फॉर माई ग्रेजुएशन इन फंक्शनल इंग्लिश फ्रॉम बीएन कॉलेज। तो बीएन कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, और इस तरीके से जब मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था तब मुझे कुछ अच्छे लोग मिले और वो मुझे कुछ सेमिनार में लेके गए। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से मैं जुड़ा और मुझे ऐसा लगा कि नौकरी बहुत छोटी चीज है। और मैं एक बात समझ पाया कि अगर मुझे नौकरी करनी है और मैं नौकरी कर लूं तो मैं सिर्फ अपना परिवार बदल पाऊंगा, लेकिन अगर मैं नौकरी ना करूं और अपना संघर्ष थोड़ा और बढ़ा दूं तो शायद आने वाले दिनों में मैं हजारों परिवारों को बदलने का एक जरिया बनूंगा। सो आई ऑप्टेड दिस फॉर मी। मैंने अपना संघर्ष थोड़ा बढ़ा लिया और मुझे लगता है कि नौकरी, देखिए एक्चुअली यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो वहां एक लिमिटेड सीट है। तो ये सबको समझना होगा कि हम कितने भी टैलेंटेड हो जाएं, आप कितने भी टैलेंटेड हो जाएं, जितनी सीट से उतनी नौकरियां होनी है। बिल्कुल। और सीट्स बड़े कम है। तो जो लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, कई बार उनको लगता है यही जिंदगी है, यही सब कुछ है। ये नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ एक चैप्टर है, एक पन्ना है आपके जीवन का, और वो पन्ना खराब भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि नौकरियों से, जब मैं यहां पे गया था हावड़ा में, और वहां से पहली बार हमने इंडियन फोर्स का एग्जाम दिया था, तो जब हम लोग वहां से निकल रहे थे तो किसी ने कहा, वहां पे ऑफिसर थे, कि अमिताभ बच्चन और भी एग्जाम्पल्स दिए कि वो लोग भी आए थे, उनका नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों की नौकरियां नहीं होती वो कुछ बड़ा काम करते हैं। अच्छा। तो सी हाउ यू सी द थिंग्स, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपका एटीट्यूड क्या है। तो मुझे लगा कि हमें नौकरी अगर रही करनी तो हम कुछ बड़ा करेंगे। और फाइनली टीचिंग से ट्रेनिंग की तरफ हम लोग आए, और ट्रेनिंग से आज वही पूरा एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर एंड ट्रेनिंग का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कुल मिला के कोई भी इंसान जो नौकरी के बारे में सोच रहा है उसे एक बात समझ लेनी चाहिए कि नौकरियां सिर्फ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती हैं। अगर सच में आपके जीवन में कुछ सपने हैं तो वो नौकरी से तो पूरे नहीं होंगे, वो नौकरी देने से जरूर पूरे हो सकते हैं, राइट। तो अगर आप नौकरी देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं करते, और भी लोग का सपना पूरा करते हैं। और ये एक नया भारत है, ये एक नया भारत है जहां आप स्किल की बात कर रहे हैं, जहां आप स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, जहां मुझे लगता है कि युवा स्टार्टअप की तरफ देख रहे हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि आज से 14 साल पहले जो मिडिल क्लास थी वहां रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बड़ी कम थी, लेकिन आज के बच्चों से जब मैं मिलता हूं तो मैं देखता हूं कि वो रिस्क लेना जानते हैं, वो रिस्क लेते हैं और उन्हें कोई डर नहीं है। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना उनको आता है, जो हमें नहीं आता था आज से 14 साल पहले, लेकिन आज की जनरेशन को आता है, एंड हेड्स ऑफ टू देम, राइट। तो हम एक नए भारत में हैं, एक स्टार्टअप इंडिया में हम लोग हैं, राइट। बहुत अच्छा। अगर हम आज के समय के जिस तरीके से लोगों के ऊपर वर्कलोड है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, ना सिर्फ काम का प्रेशर है बल्कि जिनको काम मिल गया है या फिर जो अपने रोजगार में है उसका तो स्ट्रेस उनके पास है ही, साथ ही साथ जो लोग अभी अपनी करियर बनाना चाहते हैं उनके पास भी स्ट्रेस है। तो आमतौर पे देखा जाए जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उनके पास भी तनाव है, तो जिसके पास पैसा है उसके पास भी तनाव है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास भी तनाव है। तो एक कॉमन आइडिया बताइए जिससे लोग उस तनाव से छुटकारा पा सके और उस तनाव से मतलब न सिर्फ खुद तनाव मुक्त रहे बल्कि बाकी लोगों को भी तनाव मुक्त रहने में हेल्प कर सके। Stress is all about the absence of love, right? If you're doing something without love, you'll be stressed. अगर आप कोई भी काम इस जीवन में कर रहे हैं और उस काम में आपका मन नहीं लग रहा, आपका दिल नहीं लग रहा, आप मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस्ड होंगे। तो जहां भी प्रेम नहीं होगा वहां तनाव होगा, जहां भी प्रेम नहीं होगा उस काम में आपको चिंता होगी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान, चाहे वो नौकरी कर रहा है या फिर वो बिजनेस कर रहा है या फिर वो स्टार्टअप ऑनर है, तो दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। पहला पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस आपको प्रोपेल करता है, आपको एनर्जाइज करता है, आपको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कुछ बढ़िया करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। अगर मेरा गोल ऐसा है जो मेरी औकात से बड़ा है तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, और ये होना भी चाहिए। और ये पॉजिटिव स्ट्रेस है क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजों को अचीव करने के बारे में सोच रहा हूं जो मुझे भी लगता है कि मुझसे नहीं होगा। तो वो स्ट्रेस मुझे नहीं लगता कि आपको हार्म करता है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन स्ट्रेस जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जहां हमें ये लगता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा या फिर मैं ये काम नहीं करना चाहता, एंड यू डोंट सी द सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स। जब आपको अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस नहीं दिखती है तब आप स्ट्रेस फील करते हैं। क्योंकि स्ट्रेस होगा किससे? स्ट्रेस की जड़ क्या है कि कुछ आप कर रहे हैं जो आपसे नहीं हो रहा, या कुछ आप कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, या कुछ आप जो करना चाहते हैं बहुत दिनों से सोच रहे हैं, कई वर्षों से सोच रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। सो देयर इज समथिंग that is a problem for you and you are not able to find out the solution. तो अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ले और ये समझे कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ देना है, अगर कोई चीज सच में आपके मन में नहीं बैठती है, मन में नहीं उतरती है, तो मुझे लगता है उस काम को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो काम बिना प्रेम के हो रहा है वहां कोई भी इंसान इतिहास नहीं बना पाएगा। सिर्फ आप जिएंगे, जीते रहेंगे, परिवार चलाएंगे, लेकिन कुछ बदल के नहीं जाएंगे आप। बदलाव सिर्फ वो लोग लेके आएंगे जिन्होंने अपने काम से मोहब्बत की है, जो कर रहे हैं उससे मोहब्बत है उन्हें। तो फिर संघर्ष का पता नहीं चलता। जब आप मोहब्बत में काम करते हैं तो आप संघर्षों को भी कबूल करते हैं। आप ये नहीं कहते कि संघर्षों का आप तलाक है तलाक है तलाक है, नहीं कहते। आप संघर्षों को भी कहते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, राइट। क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वो बड़ा है और उस उद्देश्य में आपको मजा है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। नेल्सन मंडेला, तो उनकी लगभग सारी जवानी जेल में गुजर गई। तो जब वो राष्ट्रपति भवन में आए तो उनसे किसी ने पूछा भारत में कि आपकी पूरी जवानी जेल में गुजर गई, तो क्या आपको अफसोस नहीं होता कि आपकी पूरी जिंदगी जेल में गुजर गई? तो नेल्सन मंडेला ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं होता। तो सामने वाले ने पूछा क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि बिकॉज आई नेवर डाउटेड माई पर्पस एंड दिस इज अमेजिंग। उन्होंने कहा क्योंकि मैंने अपने उद्देश्य पे कभी शक नहीं किया। हम जिन चीजों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जिन चीजों के लिए चल रहे हैं, अगर हमें हमारे उद्देश्य में शक होगा तो हमें छोटी मोटी मुसीबतें भी स्ट्रेस फील करवाएंगी। लेकिन अगर मुझे मेरे उद्देश्य के बारे में कोई शक नहीं है, मेरी नीयत बड़ी अच्छी है, तो आप दुनिया की तमाम मुश्किलें भी अगर मेरे सामने रख देंगे तो मैं उनको तोड़ता हुआ, चीरता हुआ आगे निकल जाऊंगा और इतिहास बना लूंगा, राइट। तो ये समझना हो। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मन तो ऐसा है कि आपके साथ बातचीत होती रहे और रात भर होती रहे बातचीत, लेकिन क्योंकि समय सीमा है, बस अंत में एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जो बिहार के युवा हैं, जिस तरीके से अपने करियर को बनाने के लिए बहुत मेहनती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिहार के जो यूथ हैं वो मेहनत में पीछे हटते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कई बार फैमिली डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब परिवार में जैसे पेरेंट्स का जो सपोर्ट है उस तरीके से नहीं मिल पाता है, और यही कारण है कि वो बिजनेस की तरफ रुख नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए कुछ एक दो एग्जाम्पल आप बता दें कि अगर उनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं भी है और अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एक मोटिवेशन दे दे जो उनके लिए मतलब वो एक पूंजी के तौर पे रहे, जो उसको उसके भरोसे वो आगे बढ़ पाए। ये जमाना
पूंजी की समस्या से जूझ ही नहीं रहा। अगर आज आपके पास कोई विचार है, अगर आज आपके पास कोई आइडिया है, तो पूंजीपति लोग यहां बैठे हुए हैं जो आपको फंड करना चाहते हैं, जो आपकी सहायता करना चाहते हैं। The simple thing is, what is your idea and why that idea is very different, new, and what is the problem that it is solving differently? तो अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, कोई विचार है जो सच में समाज के लोगों की, समाज की कोई समस्या सॉल्व कर रहा है या जीवन को बेहतर बना रहा है या किसी समस्या को सॉल्व कर रहा है और वो बाकियों से हटके है, जो दुनिया में अभी प्रेजेंट है उससे हटके है, तो डेफिनेटली पैसों की कोई समस्या नहीं है। लोग तो पैसे लेके बैठे हैं कि मुझे लगाना है भाई, मैं कहां लगाऊं, किस में लगाऊं। और लोग पैसा किस में लगाते हैं? ये जमाना पैसा किस में लगाता है? ये जमाना पैसा लगाता है दो चीजों पे, एक आइडिया और जो इंसान जिसने उस आइडिया को क्रिएट किया है, उस इंसान की जिद कितनी है, उसका विश्वास कितना है। मैं एक बात कहता हूं कि आइडियाज काम नहीं करते, विचार काम नहीं करते, उन विचारों में आपका विश्वास कितना है, वो विश्वास काम करता है। कोई भी आइडिया काम कर सकता है, कोई भी आइडिया काम कर सकता है, शर्त यह है कि उस आइडिया में आपका विश्वास कितना है। बाकी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपने पूछा था, उसे सबअप कर लो। आपने कहा था कि क्या दिक्कतें आई स्पीकिंग के करियर में और इस पूरी यात्रा में। मैं बस इतना जानता हूं कि हमें चलना होता है, राइट। बाकी बहुत सारी चीजें मेरी पता होती कि हम कहां पहुंचेंगे। मुझे नहीं पता था कि आज मैं यहां पे बैठा हुआ पूरे इंटरनेट के ऊपर, आपको जान के खुशी होगी कि आज पूरे इंटरनेट पे पूरे देश में सबसे वायरल मोटिवेशनल स्पीकर कोई और नहीं है, वो बिहार से है और वो आपके सामने बैठा हुआ है, राइट। क्या बात है, जोरदार ताली। और ये रिसर्च का विषय है, आप रिसर्च करें, यहाँ कुछ पत्रकार भी होंगे वो रिसर्च करें। तो पूरे इंटरनेट के ऊपर आज सबसे वायरल मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे लगता है कि लोगों की दुआएं, माँ बाप का आशीर्वाद और आपकी अपनी जिद, आपका अपना विश्वास आपको आके लेके आता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहां तक पहुंचने वाला हूं। आज लगभग 3-4 करोड़ लोग हर महीने हम लोग की वीडियोस देख रहे हैं, तो मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। हमने इसके लिए किया भी नहीं, मैं आपको सच बताऊं। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर बड़ा अच्छा लगता है कि आज लाखों लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं। मैंने कहा कि इसमें ये ट्रैप है, व्यूज आर द ट्रैप, राइट। मैं कहा व्यूज में नहीं फंसना है, व्यूज के लिए कभी काम नहीं कर रहा है, हमें बदलाव के लिए काम करना है। और जब इंसान व्यूज के ट्रैप में फंसता है तो वो जमीनी स्तर पे बदलाव नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है कि जो माँ बाप भी, आपने एक सवाल किया, माँ बाप को ये समझना होगा कि बच्चे किस फील्ड में बढ़िया करना चाहते हैं। माँ बाप की काउंसलिंग होनी चाहिए, माँ बाप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, माँ बाप की मीटिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बेहतर पेरेंटिंग एक स्किल है और ये सीखा जा सकता है। और पूरे बिहार में मुझे लगता है कि पेरेंटिंग के लिए बहुत काम होनी चाहिए और खूब ट्रेनिंग होनी चाहिए, खूब सेशंस होने चाहिए और बेहतर पेरेंटिंग के लिए लोगों को इंस्पायर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। so much, और ये जितने भी बातें इन्होंने कही है इसका प्रमाण मैं हूँ खुद, क्योंकि हम 5-6 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और तब शायद व्यूज नहीं भी आते होंगे, तब से ये वीडियो बिल्कुल उस समय कोई नहीं जानता था, इंटरनेट पे भी आपकी उपस्थिति नहीं थी। तो मैंने आपके संघर्ष को देखा है और हम लोगों ने समय भी बिताया साथ में, शहर में घूमे भी। लेकिन बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार जोरदार तालियों से इनका इस आज के सेशन का। चलते चलते मैं 2 शब्द बोल के जा रहा हूं। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वास्तव में ऊंची तो सिर्फ उसकी परछाई है। पर परछाइयां तो हमेशा दूसरों के प्रकाश से बन पाई है, पर परछाइयां तो हमेशा दूसरों के प्रकाश से बन पाई है। अर्थात उनका हर एक आंख उनके मार्ग में खोद रहा खाई है। वो जो नहीं मानते हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है। वो लोग जो तुम्हारी करते बड़ाई है, उनकी बड़ाइयों में कहां सच्चाई है।